नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NIUS क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हो और पार्ट 1 पहले देख लेना, उसके बाद पार्ट 2 देखना। पार्ट 1 में मैंने इंस्क्रिप्शन तक करा था जो कि हिंदी मीडियम में था। उसके आगे जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉइन्स से आगे, यानी सिक्कों से आगे, और ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और कुछ वर्ड्स जो है चेंजेस होंगे, जैसे कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमारे हिंदी में अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं। वो मैं बताते चलूँगा कि इसका मतलब ये होता है, इसको हिंदी में ये बोला जाता है। और एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में रहेगा, ताकि आपको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज बोल लेंगे। एकदम शुद्ध हिंदी यूज़ नहीं करूँगा और ना ही मिक्स इंग्लिश यूज़, पूरी इंग्लिश यूज़ भी नहीं करूँगा। मिक्स यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे से कंफर्टेबली समझ में आ सके। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे ही और भी वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लेकर आने वाला हूँ उनकी। तो चैप्टर, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है, अगर वो नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस वीडियो को जाके देख लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उनको जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF वगैरह सब आगे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है कॉइन्स। कॉइन्स मतलब कि सिक्के। तो सिक्कों के बारे में क्या बोला है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। अब देखो, जैसे हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री कहलाती है ना वो, मतलब पुराने टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे कैसे चेंजेस आए हमारे सोसाइटी में, तो किस में पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वैसे अगर हम कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहलाती है हमारी? न्यूमिस्मेटिक कहलाती है, मुद्रा शास्त्र कहलाती है, ठीक है। हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? द अर्लीस्ट कॉइन्स फाउंड इन इंडिया कंटेन सर्टेन सिंबल्स एंड वर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। कह रहे कि जो पुराने टाइम पे इंडिया में सिक्के पाए गए हैं, उस पर कुछ सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं। सिंबल्स बोले तो कुछ प्रतीक बोल सकते हैं हम उनको, कि कुछ प्रतीक पाए गए हैं जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन कहते हैं, हिंदी में आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। दे वर मेड ऑफ सिल्वर कंटेन दे वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। किसके बने हुए थे? सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। अब यहाँ पे टाइम बता रखा है 6th सेंचुरी BC तक, ठीक है। 6ठी शताब्दी BC, ईसा पूर्व। The first coin to be bear the names and images of rulers were issued by the Indo-Greek, who established control over the northwestern part of the subcontinent. अब क्या बोल रहा है कि जो पहला कॉइन था जिसपे नाम, नेम्स और इमेजेस थे, वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा इशू करे गए थे? इंडो ग्रीक के द्वारा। इंडो ग्रीक रूलर्स थे, उनके द्वारा इशू किए गए थे। और इनका कंट्रोल कहाँ पे था, मतलब कहाँ कब्जा कर रखा था इनने? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? द गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द कुशानास ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कह रहे कि कुशाना डायनेस्टी जो थी, उन्होंने जो था पहले गोल्ड सिक्के का इशू करा था कि गोल्ड कॉइन चलेंगे, ठीक है। कॉइन्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री एज दे वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि कॉइन्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसी थी उस टाइम पे। क्योंकि क्या होते हैं कॉइन्स? क्या होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं। हिंदी में बोले तो विनिमय, ठीक है, विनिमय के माध्यम, ठीक है, विनिमय के माध्यम। हिंदी में क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज को विनिमय के माध्यम होते हैं। और इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी इतिहास, आर्थिक इतिहास। तो ये वाला कॉइन्स वाला पोर्शन हमारा पूरा होता है, ठीक है। क्या बोला? कॉइन्स ऑल्सो पोर्ट्रे किंग्स एंड गॉड्स एंड कंटेन रिलीजियस सिंबल्स, ऑल टू विच थ्रू लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ द टाइम्स। की कॉइन्स पे क्या होते थे? राजा महाराजाओं, राजा हो गए, भगवान हो गए, उनके पिक्चर्स वगैरह हुआ करती थी उस पे, ठीक है। उनकी आकृतियां बनाई जाती थी, जो धर्म का प्रतीक भी था। तो इससे उस टाइम के आर्ट्स वगैरह के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अब आगे आता है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। द मटेरियल
remains of the past can be studied with the help of archaeology. The archaeology is science that enables us to systematically dig the successive layers of old mounds and to form an idea of the material life of the people of the past on the basis of remain found there. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व की सहायता से होता है, ठीक है, आर्कियोलॉजी की हेल्प से होता है, जो हमें पुराने टीलों की तहों के की एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से खुदाई करना और उसके द्वारा मिले अवशेषों के आधार पर बीते युग के मनुष्य के भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाता है। क्या मतलब कि अब जो है आर्कियोलॉजी क्या करते हैं, लेयर्स खोदते हैं, ठीक है, एक के बाद एक लेयर खोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो पुराने टाइम के लोग थे, एंशियंट टाइम में लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे, कैसे उनकी ज्योग्राफी थी, क्या क्या खाते थे, क्या कैसा पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता लगती है और एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में पता लगती है कि हाँ ये पहले ये आए थे, फिर ये आए थे, फिर ये आए थे, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें किससे पता लगती है, आर्कियोलॉजी की वजह से पता लगती है। हिस्ट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री किस पे बेस्ड होती है, हमारी रिटन रिकॉर्ड पे बेस्ड है। ऑल्दो राइटिंग वॉज नोन इन इंडिया बाय 2500 BC in the Indus culture, its script has not so far been deciphered। कि जो पहली इंडिया में जो पहली राइटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में लिखी गई थी, जिसको आज तक डेसिफर्ड यानी पढ़ा नहीं जा सका है। और कब, ये टाइम पीरियड बता दिया 2500 BC, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जो पहली स्क्रिप्ट थी जिसे पढ़ा जा सका था वो कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। और कहाँ पे यूज हुई थी वो, अशोकन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था एक हार्ड सरफेस होता है, या मेटल हो सकता है, किसी भी टाइप का स्टोन हो सकता है, जिसपे राजा महाराजाओं के बारे में लिखा होता है कि वो कैसे थे, या फिर कोई भी टाइप का एविडेंस वगैरह, उस पर कुछ भी चीज़ें लिखी रहती है। एंड इट बिलोंग्स टू द 3rd century BC। और कब की थी, 3rd century BC का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द एक्सकवेटेड साइट्स बिलोंगिंग टू द हड़प्पन पीरियड शो द। अब देखो हड़प्पन पीरियड में की जो खुदाई हुई थी उससे क्या पता लगता है कि वहाँ के लोग के घर वगैरह कैसे थे, कैसे रोते थे, रोते थे निकल गया मुंह से, कैसे रहते थे, किस टाइप के पोट्री यूज़ करते थे, टूल्स यूज़ करते थे, इम्प्लीमेंट दे यूज्ड एंड काइंड ऑफ सीरियल्स का दे कंज्यूम, किस किस टाइप के खाना वगैरह, सब सारी चीज़ें खाते थे। पीपल वर ब्यूरिड अलॉन्ग विद देयर टूल्स, वेपन्स, पोट्री एंड अदर बिलोंगिंग अंडर बिग एंड हैवी स्टोन्स। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजारों, हथियारों और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था। इन कब्रों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे मेगालिथ मेंशन है, तो मेगालिथ का क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क में कि मेगालिथ क्या होता है, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कि मेगालिथ ये होता है। आगे बढ़ते हैं। The dates of remain found in excavation are fixed by various methods. The most important of them is the radiocarbon or carbon-14 dating method. Carbon-14 is a radioactive carbon present in all living objects. It decays like all radioactive substances at a uniform rate when the object is dead. By measuring the loss of carbon C14 content in an ancient object, wood or bone, in its age can be determined। क्या कह रहा है कि जो हम खुदाई वगैरह में जो चीज़ें मिलती हैं उनकी डेटिंग वगैरह पता करनी पड़ती है कि कितने साल पुराना है, कब का है, तो ये सारे के सारे कैसे संभव हो पाती है, तो इसके लिए मेथड बता रखा है कार्बन-14, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, कार्बन-14 या रेडियो कार्बन बोलने हैं इसे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि कार्बन-14 इज़ अ रेडियो एक्टिव कार्बन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट, कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें कार्बन-14 मौजूद होता है। और ये जो है ना, जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर से ना कार्बन-14 खत्म होता जाता है, जिसकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि वो कितना ज़्यादा पुराना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। ये वाला पैराग्राफ आप खुद रीड करना और समझना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम वगैरह के बारे में बता रखा है, तो इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं ये। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिजिनियस लिटरेचर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे,
कि स्थानीय साहित्य से प्राप्त जानकारी को विदेशियों द्वारा दिए गए ब्यौरे से और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ट्रैवलर्स बोल लें या फिर कुछ नॉलेज वगैरह लेने जो है कहाँ कहाँ से लोग आए थे, ग्रीक से, रोमन से, चाइना चाइना से ये विजिटर थे या एम्बेसडर बोल लो, एम्बेसडर मतलब राजदूत। ठीक है, ये लोग आए यहाँ पे रिलीजियस नॉलेज के लिए आते रहते थे। ठीक है, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट ऑफ थिंग्स दे सॉ। अब वो लोग जो जो यहाँ पे देखते थे उसका क्या करते थे, उसके बारे में लिखते थे। तो ये क्या करते थे, उसको यहाँ ही छोड़ के चले गए थे, वृत्तांत जिसे कहते हैं उसका वृत्तांत छोड़ गए। ठीक है, कि कैसा था, उन्हें जो जो चीज़ देखी उसको यहाँ पे एक तरीके से जैसे डायरी वगैरह लिखते रहे तो वो भी लिखा करते थे। आगे क्या बोल रखा है, एक जिसमें से सबसे फेमस जो है मेगास्थनीस है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था और ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इंडिका लिखी थी। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रखा है, पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के ग्रीक और रोमन वृत्तांतों ने में कई भारतीय बंदरगाहों का उन वस्तुओं का उल्लेख हुआ है जिनका व्यापार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होता था। इस संदर्भ में ग्रीक में लिखे ग्रंथ एरिथियन सी और टॉलेमी के ज्योग्राफी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यापार वगैरह होता था इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, उसके बारे में पता चलता है किसे, द पेरिप्लस ऑफ द यूरेथियन सी और टॉलमीज ज्योग्राफी, दोनों दोनों किस में लिखी हुई है, ग्रीक में लिखी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, फायान हु केम टू इंडिया, ये कब आया था, 5th सेंचुरी में इंडिया आया था। और किसके टाइम पे आया था, गुप्तास के टाइम पे, जिसने बताया कि उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन कैसी थी गुप्तास के टाइम पीरियड के टाइम पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वेनसांग भी आए थे भारत और उन्होंने भी ऐसे ही मेंशन किया, वो आए थे 7th सेंचुरी में। और हर्ष, उस टाइम पे राजा कौन थे, हर्षवर्धन थे। यूनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी है जो बिहार में है, उसके बारे में उसकी ग्लोरी बताई है कि वो कितनी अच्छी थी उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग नोशंस ऑफ हिस्ट्री। नोशन का मतलब होता है अवधारणा। ठीक है, क्या बोल रखा है यहाँ पे, इंडियन साइंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्नर्स, कि इंडिया का जो लिखने का तरीका है ना वो वेस्टर्न तरीके से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो वेस्टर्न लोग थे ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते थे, कालक्रम अनुसार लिखते थे। ठीक है, लेकिन इंडियन जो लोग हैं ना वो कैसे लिखते थे, वो हमें मिलता है कि पुराण में जैसे मेंशन है, पुराण में कैसे मेंशन है, 4 युग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 4 एजेस के बारे में बताया हुआ है। क्या क्या है वो, त्रेता, त्रेता, द्वापर एंड काली। ठीक है, कली, सॉरी। जो हमने सुनते हुए भी आ रहे हैं कि अभी जो चल रहा है वो कलयुग है, और इससे पहले जो था द्वापर युग था जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उससे पहले त्रेता युग था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 4 युग है। और कलयुग में कौन आएगा, कलयुग में सबको पता है कली अवतार लेके भगवान विष्णु आने वाले हैं, ऐसा हमारे पुराणों में मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बिगेन इन 1765 when East India Company took control of Bengal and Bihar। कह रहे प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक खोज 1765 में आरंभ हुई जब बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, मनुस्मृति द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1776। अब देखो मनुस्मृति एक लॉ बुक है जिसका यूज़ करके जिसको इन लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। कब किया था, 1776 में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट, अब देखो इनको पता लग गया था, ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि अगर इन लोगों को भारत पे राज करना है, भारत पे रूल करना है,
तो उनको इंडियन स्क्रिप्चर्स और सोशल सिस्टम को समझना होगा। यानी कि इनको अगर अच्छे से शासन करना है तो क्या समझना होगा, हमारे भारतीयों के धर्म ग्रंथ को और समाज में व्यवस्थाएं जो हमने क्रिएट कर रखी थी, जैसे 4 डिवाइड कर रखे थे ना हमने, 4 सेक्शंस डिवाइड कर रखे थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ये मेंशन कर रखे थे ना हमने। तो ये सारे इनको लोगों को करना था कि कैसे है ये सारी चीज़ें, तो इन सबको पता करना था, अच्छे से पता कर लेते हैं अच्छे से, तो ये लोग भारतीयों पे अच्छे से राज कर सकते थे। In 1904, Vincent Smith wrote early history of India. It was first systematic history of ancient India. अब क्या कह रहे हैं, सन 1904 में वेंशेंट ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। वह प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास था, मतलब कि जो सीक्वेंस में लिखा गया है। Two notable nationalist historians were R.G. Bhandarkar and V.K. Rajwade, who reconstructed social and political history with the help of various sources. अब कह रहे हैं कि इस प्रकार दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इतिहासकार थे, आरजी भंडारकर और वीके राजवाड़े। मतलब दो इतिहासकार है कौन कौन, एक थे आरजी भंडारकर और दूसरे थे वीके राजवाड़े। ठीक है, इनका टाइम पीरियड लिख रखा है बर्थ का और डेथ का, ठीक है, कि कब इनका बर्थ हुआ था, कब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा, मतलब दोबारा पुनर्निर्माण किया इसका। किनके, कैसे, जो पॉलिटिकल और सोशल एविडेंसेस थे, सोर्सेज थे, बहुत सारे सोर्सेज को लिया, उसको पढ़ा और उसके बाद जो है ना रिकंस्ट्रक्ट की हिस्ट्री को, पॉलिटिकल और सोशल। ठीक है, यानी कि राजनैतिक और सामाजिक इतिहास की पुनः रचना की। ठीक है, while doing this also attacked some of the social evils like child marriage and caste system and promoted widow रीमैरिज। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि इन लोगों ने कुछ पुराने रीति रिवाज जो थे, जो बहुत बेकार थे, समाज के लिए नुकसानदायक थे, उन सब का जो है ना इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, उस चीज़ का इन लोगों ने विरोध किया और विडो रीमैरिज का प्रमोशन किया, प्रमोट किया इसको कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। डॉक्टर भंडारकर एंड एपिग्राफिस्ट पब्लिश्ड बुक्स ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर भंडारकर जो थे ना, उन्होंने एक पुरालेख विद्या के विद्वान थे। ठीक है, एपिग्राफिस्ट मतलब पुरा विद्या के विद्वान सॉरी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, किस पर, ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सब पे एक बुक पब्लिश की थी। H.C. राय चौधरी reconstructed the history of ancient India and while doing so criticized V.A. Smith at many points. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि H.C. राय चौधरी जो थे ना, इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास का पुनः लेखन किया, दोबारा लिखा, और इस क्रम में मतलब जब ये ऐसा कर रहे थे ना, इन्होंने वी ए स्मिथ की बहुत आलोचना करी थी, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इतिहास लिखा था ना जिससे इन लोगों को फायदा हो, भारतीयों का फायदा ना हो, ठीक है, इन लोगों का फायदा हो। A stronger element appears in the writing of R.C. Majumdar, who edited a multi-volume history and culture of Indian people. अब एक और यहाँ पे नाम दे रखा है आरसी मजूमदार, इन्होंने भी एक बुक को बहुत ज़्यादा एडिट वगैरह किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे। ठीक है, जैसे बता रखे यहाँ पे इन्होंने, आरसी मजूमदार ने, उन्होंने कई खंडों में हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल का संपादन किया था। ठीक है, बहुत सारे इसके खंडों में ये जो लिखी हुई ना हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, इसके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, यानी कि मल्टी वॉल्यूम, मतलब कि छोटे छोटे खंड बनाए इसके पार्ट्स। Indian scholars inspired by the idea of nationalism glorified the histories of their respective regions of India, such as
The merit exploiting the myth of nepotism goes to K.P. Jaiswal. He wrote about the existence of Indian Republic and self-government in ancient India. अब क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों ने प्राचीन भारत शासकों के अत्याचारी और निरंकुश होने का जो मिथक गढ़ा था उसे तोड़ने का श्रेय केपी जायसवाल को जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत में गणतंत्र और स्वशासन के अस्तित्व के बारे में लिखा। ठीक है, आगे क्या लिखा, आफ्टर इंडिपेंडेंस अ न्यू ट्रेंड इन हिस्ट्री राइटिंग बुक took over. There was a shift towards the writing of non-political history with great emphasis on social and economy. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत इतिहास लेखन की नई प्रवृत्ति छाने लगी। ठीक है, अब राजनीतिक इतिहास से हटकर, ठीक है, राजनीतिक इतिहास से हटकर किसको लिखे, किसके बारे में ज़्यादा लिखा जाने लगा, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी कि समाज और अर्थव्यवस्था पर अधिक बल दिया जाने लगा था। ठीक है, अब आते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। थीम्स यानी कि विषय वस्तु। ठीक है, फॉर एन ओवरऑल नॉलेज ऑफ द पास्ट students are to be made aware of various aspects of society called themes. These themes enable us to learn about development in different spheres, social, economic, religious, political and cultural. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को समाज के विभिन्न पक्षों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। इन पक्षों को क्या कहा जाता है, विषय वस्तु कहा जाता है। ठीक है, कि सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में, समाज के जितने भी पहलू थे उनके बारे में जागरूकता रखना आवश्यक है। ठीक है, जागरूक करना आवश्यक है। तो जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई जिनके उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, जैसे कैसे बोल सकते हैं, आप कुछ एक उदाहरण दे रखा है। जब प्रारंभिक वैदिक काल था ना, तो जो गाय भेड़ बकरियां वगैरह पालते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको बोला जाता था गौपति। ठीक है, गौपति कहा जाता था। लेकिन गौपति का मतलब क्या होता है कि उनका राजा, जो जानवर वगैरह पालता है उनका राजा, द लॉर्ड ऑफ कैटल। जो प्रारंभिक वैदिक काल था ना, उसमें लोग गाय भेड़ बकरियां जो पालता था, जो उनका लॉर्ड होता था, उनको क्या कहा करते थे, गौपति कहा जाता था, उनका राजा, यानी कि जो गौपालक होते हैं उन लोगों का राजा, लॉर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, किसमें, इन पेस्टोरल सोसाइटी। ठीक है, बाद में जाके उसको भूपति कहा जाने लगा, जिसका विकास होता है किसमें, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, या यूं कह सकते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के साथ वह भूपति कहलाने लगा। ठीक है, लॉर्ड ऑफ लैंड, भूपति मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ लैंड। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। नोट्स आपको बगल में मिलते रह रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा सब अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी दिवाली।